कहानी का नाम वो लम्हा जब अरिफ को इश्क हुआ। मुख्य पात्र अरिफ अली एक सीधा सादा लेकिन ख्वाबों में जीने वाला लड़का जो लखनऊ के पुराने शहर में रहता है। शायरी करता है, किताबें पढ़ता है। ज़ारा खान एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और तेज-तर्रार लड़की दिल्ली से पढ़ाई करने आई है। शबाना आपा अरिफ की बड़ी बहन जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। फैज ज़ारा का मंगेतर मगर एक स्वार्थी और दिखावटी इंसान। हाजी साहब ज़ारा के अब्बू जो बहुत पुराने ख्यालों के हैं। पहला भाग ख्वाबों की पहली झलक 30 मिनट। लखनऊ की एक पुरानी हवेली में अरिफ अपनी किताबों के साथ एक शांत जिंदगी बसर कर रहा था। वो अक्सर इमामबाड़े के पास बैठकर शायरी करता था। वहीं एक दिन ज़ारा उसे मिली। हल्की बारिश हो रही थी और ज़ारा अपनी छतरी उड़ने से बचा रही थी। अरिफ ने उसकी मदद की और फिर ज़ारा थैंक यू। वैसे बारिश में शायरी पढ़ना भी कोई कमाल है। अरिफ मुस्कुराकर बारिश में जो भीगते हैं वही तो अशआर को महसूस करते हैं। बस यहीं से एक अनकही सी शुरुआत हो गई। दूसरा भाग दोस्ती या कुछ और। 30 मिनट। ज़ारा और अरिफ की मुलाकातें बढ़ने लगीं। ज़ारा को अरिफ की सादगी और बातें बहुत पसंद आने लगीं। वहीं अरिफ अपने दिल में एक तूफान महसूस कर रहा था। शबाना आपा ने उससे कहा, शबाना अरिफ मोहब्बत करने से डर मत, लेकिन ये जान लेना कि मोहब्बत एक इम्तिहान भी है। अरिफ ने ज़ारा से अपने दिल की बात कहना चाहा, लेकिन ज़ारा अरिफ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी सगाई हो चुकी है। फैज नाम है उसका। अरिफ का दिल टूट गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, खुश रहो ज़ारा। तीसरा भाग इम्तिहान और तकदीर। 30 मिनट। फैज ज़ारा से मोहब्बत नहीं करता था, वो बस उसे एक ट्रॉफी समझता था। ज़ारा को धीरे धीरे उसका असली चेहरा दिखने लगा। दूसरी तरफ अरिफ ज़ारा से दूर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन शबाना आपा जानती थी कि दोनों के दिल में क्या है। एक दिन ज़ारा ने फैज को एक पार्टी में किसी और लड़की के साथ देखा। ज़ारा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? फैज, प्यार? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम परफेक्ट लगती हो मेरे साथ। ज़ारा ने रिश्ता तोड़ दिया और सबको चौंका दिया। चौथा भाग इश्क की आवाज़। 30 मिनट। ज़ारा अरिफ के पास आई, बहुत परेशान थी। उसने कहा, ज़ारा, पता है अरिफ, तुम्हारे साथ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिला। अरिफ ने उसे देखा और कहा, अरिफ, मैंने तुम्हें तब चाहा था जब तुम्हें पता भी नहीं था, और अब जब तुम समझ गई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बिना किसी शिकायत के। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम भाग मोहब्बत मुकम्मल हो गई। 30 मिनट। अरिफ और ज़ारा ने साथ एक नई शुरुआत की। शबाना आपा की मदद से ज़ारा के अब्बू को भी मना लिया गया। शादी एक सादगी से भरा जश्न बनी, जिसमें अरिफ ने एक शेर सुनाया, वो जो मेरी खामोशी में भी मेरा नाम पढ़ ले, उसी की मोहब्बत में मेरी जिंदगी मुकम्मल है। भाग 6 शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद अरिफ और ज़ारा ने लखनऊ के पुराने शहर में ही एक छोटा सा घर लिया, जहां हवाओं में इत्र की खुशबू और गलियों में तहजीब की खनक थी। ज़ारा अपने पुराने ख्वाब पूरे करना चाहती थी, एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलना, जहां लड़कियां आकर किताबें पढ़ सकें,
खुद को समझ सकें। अरिफ अब भी शायरी करता, मगर अब उसके अशआरों में सिर्फ तन्हाई नहीं, साथ भी था। एक शाम, ज़ारा, अरिफ, अगर मैं कुछ करना चाहूं, जैसे एक सेंटर खोलूं लड़कियों के लिए, तो तुम साथ दोगे? अरिफ हंसते हुए, तुमने जब साथ मांगा था, मैंने तब से अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे हवाले कर दी थी। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत एक नए रंग में खिल उठी। भाग साथ, पुरानी सोच, नई टक्कर। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? ज़ारा के इस सेंटर को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों को आपत्ति थी। हाजी जमाल नाम के एक बुजुर्ग ने कहा, औरतें अब घर छोड़कर बाहर चलाएंगी स्कूल। ये कैसा चलन है? ज़ारा टूटी नहीं, मगर अरिफ थोड़ा परेशान हुआ। अरिफ, ज़ारा से, मैं चाहता हूँ कि तुम उड़ो, लेकिन डर लगता है। दुनिया बहुत कड़वी बातें कहती है। ज़ारा, जब पंख तुमने दिए हैं तो उड़ने से क्यों डरूं? और अगर गिर भी गई तो यकीन है कि तुम थाम लोगे। अरिफ मुस्कुरा उठा। भाग 8, तूफान में भी मोहब्बत। ज़ारा ने लाइब्रेरी खोल दी, नाम रखा रोशनी की बात। छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज की लड़कियां यहाँ आने लगीं, पर विरोध और तेज हुआ। एक दिन लाइब्रेरी पर पत्थर फेंके गए। दरवाजे पर लिखा मिला, घर संभालो, समाज नहीं। ज़ारा डर गई, रोई भी। मगर शबाना आपा ने कहा, बेटी, जब औरत आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया हिलती है, मगर डरती वही है जो हिलना नहीं चाहता। भाग 9, अरिफ का इम्तिहान। अरिफ ने एक अखबार में लेख लिखा, औरत को पर दो, समाज खुद उड़ान सीखेगा। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ज़ारा कुछ गलत नहीं कर रही। मोहल्ले की कुछ और लड़कियां ज़ारा से जुड़ने लगीं। मगर इसी दौरान ज़ारा बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने बताया वो मां बनने वाली है। अरिफ की आंखें भर आईं, मगर ज़ारा सोच में थी। ज़ारा, क्या मैं अब सब कुछ छोड़ दूं? क्या मां बनकर सपना छोड़ना ही औरत की तकदीर है? अरिफ धीरे से, नहीं, तुम मां बनोगी और मिसाल भी बनोगी। भाग 10, रोशनी का सफर, फाइनल पार्ट ऑफ लव स्टोरी। 9 महीने बाद ज़ारा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया फिजा, जिसका मतलब होता है खुला आसमान। फिजा के जन्म के बाद ज़ारा ने अपनी लाइब्रेरी के एक कमरे का नाम रखा फिजा कॉर्नर, जहां बच्चों को सपनों के पंख मिले। अरिफ अब भी हर शाम ज़ारा के लिए एक नया शेर कहता, तेरा नाम जब भी लबों पे लाता हूँ, मेरी बेटी की आंखों में तुझको पाता हूँ। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अरिफ और ज़ारा की मोहब्बत अब महज दो लोगों की कहानी नहीं रही। वो बन गए एक मिसाल, एक रोशनी, जो बताती है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने, उठाने, बढ़ने और उड़ने का नाम है। फिजा की कहानी, उड़ान की शुरुआत, भाग 1। सालों बीत चुके थे। लखनऊ की वही गलियां अब थोड़ी बदल चुकी थीं। जहां एक दौर में ज़ारा ने समाज से लड़कर रोशनी की बात लाइब्रेरी बनाई थी, अब वहां लड़कियों का जमावड़ा होता, किताबें पढ़ने, सपने देखने और उड़ने की हिम्मत पाने। और उस रोशनी में पली भी थी फिजा, अरिफ और ज़ारा की बेटी। फिजा 18 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। तेज नजरें, बुलंद आवाज और दिल में जुनून। वो कहती, मुझे पत्रकार बनना है।
और उन आवाजों को दुनिया तक पहुंचाना है जो दबा दी जाती हैं। भाग 2, तुम लड़की हो। एक दिन कॉलेज में एक लड़के ने कहा, इतना शोर मत मचाया करो, लड़की हो, चुपचाप रहना सीखो। फिजा मुस्कुराकर बोली, और तुम मर्द हो, डरना बंद करो। लड़की बोलती है तो तुम्हारा अक्स हिलता है। उस दिन सबने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ टीचर नाराज भी हुए। घर आई तो जारा ने पूछा, फिजा, आज फिर कोई शिकायत आई है? क्या हुआ? फिजा, अम्मी आप ही तो कहती थीं, जब जुल्म देखो तो बोलो। तो मैंने बस वही किया। थोड़ा ठहर कर, पर क्या वाकई बोलने के लिए इतना लड़ना जरूरी है? जारा ने उसका माथा चूमा और कहा, हमारी पीढ़ी ने जो शुरू किया था, अब तुम्हारी पीढ़ी उसे मुकम्मल करेगी। तुम बोलो, और जोर से बोलो। भाग 3, पहली मोहब्बत। कॉलेज में फिजा की दोस्ती हुई एक लड़के से, अमान। अमान खामोश था, मगर उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश होती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। फिजा को उससे पहली बार दिल की धड़कनें बदलती हैं वाली फीलिंग आई। एक शाम अमान ने कहा, फिजा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सपनों की उड़ान में मैं कहीं रुकावट न बन जाऊं। फिजा मुस्कुराई, अगर तुम साथ चलोगे तो उड़ान और मजबूत होगी, वरना मैं अकेली भी उड़ना जानती हूँ। भाग 4, इम्तिहान। फिजा को एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली लंदन के एक बड़े पत्रकारिता स्कूल में। मगर अब सामने सवाल था, मोहब्बत या सपना। जारा और अरिफ दोनों सोच में थे। अमान भी चुपचाप था। और फिजा, उसके दिल में तूफान था। एक रात अरिफ ने फिजा को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तब चुना था जब उसने उड़ना शुरू ही किया था, और मैंने तब उसे रोकने की जगह परवाज दी थी। आज तुम्हारे साथ वही करना है। उड़ जाओ फिजा, उड़ जाओ, पूरी दुनिया देखो। फिजा की आंखें भर आईं। उसने अरिफ और जारा को गले लगाया। अमान भी मुस्कुराया और बस इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारा आना तय है, देर हो सकती है। भाग 5, लंदन डायरी। लंदन की सड़कों पर चलती फिजा अब खुद को पहचानने लगी थी। वहां उसने अफगान, सीरियन और अफ्रीकी शरणार्थी लड़कियों के इंटरव्यू लिए। उनकी कहानियां सुनकर उसने एक सीरीज लिखी, जंग की बेटियां, जो वायरल हो गई। अखबारों में नाम आया, लखनऊ गर्ल स्पीक्स फॉर द वॉइसलेस। लखनऊ की बेटी बनी आवाज उन लड़कियों की जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। भाग 6, वापसी। 3 साल बाद फिजा लौटी, कंधे पर कैमरा, जेब में कलम और दिल में हौसला। लाइब्रेरी में घुसी तो सब लड़कियां तालियां बजा रही थीं। जारा ने कहा, अब ये लाइब्रेरी तुम्हारी है फिजा। हमने जो बीज बोया था, अब तुम उसे जंगल बनाना। फिजा ने रोशनी की बात को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदला, जहां गांव व कस्बों की लड़कियां अब अपने वीडियो भेज सकती थीं, अपनी कहानियां सुना सकती थीं। भाग 7, एक खत, मोहब्बत के नाम। अमान अब एक स्कूल टीचर था। एक शाम उसने फिजा को एक खत थमाया। मैंने वादा किया था इंतजार का, और मैंने हर शाम तुम्हारी खबरों में तुम्हें महसूस किया। अब अगर तुम्हारे पास जगह हो
एक दोस्त की, एक हमसफर की। तो कह दो चलो साथ चलें। फिजा ने बस इतना कहा। तुम वही हो जो मेरी उड़ान के नीचे हाथ बनकर चले। अब साथ चलो नई उड़ानों की तरफ। अंत नहीं, विरासत की शुरुआत। अरिफ और जारा की मोहब्बत एक मशाल बनी और फिजा उस रोशनी को लेकर आगे बढ़ी जहां मोहब्बत सिर्फ दिलों में नहीं, समाज में भी जगह बनाए। सपने, संघर्ष और सच्चे साथ की ये कहानी अब एक मिसाल बन गई। भाग 8, सच की कीमत। लखनऊ लौटकर फिजा ने रोशनी की बात को एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में बदल दिया, जहां युवा लड़कियां, किसान, मजदूर और दलित समुदाय की महिलाएं अपनी आवाज खुद रिकॉर्ड करके भेजती थीं। लेकिन जब उसने एक ताकतवर नेता के जुल्म और जमीन हथियाने के मामले को उजागर किया, तो मुसीबत उसके दरवाजे तक आ पहुंची। रात को एक धमकी भरा फोन आया। तू लड़की होकर ज्यादा बोलती है, बंद कर दे ये प्लेटफॉर्म वरना घर से उठवा ली जाएगी। फिजा कापी नहीं। उसने अगली सुबह कैमरे पर आकर कहा, मेरे पास हथियार नहीं है, पर सच है। मुझे डराकर अगर तुम मेरी आवाज बंद कर सकते हो, तो समझ लो तुम्हारा सच सबसे झूठा है। मैं चुप नहीं रहूंगी। भाग 9, आंदोलन की चिंगारी। उस वीडियो के वायरल होते ही देश भर से युवाओं ने फिजा का साथ देना शुरू किया। रोशनी की बात अब एक आंदोलन बन गया। किसी ने गाना बनाया, फिजा की बात, सच्चाई की आवाज। किसी ने दीवारों पर लिखा, लड़की चुप नहीं रहेगी। और फिर दिल्ली के प्रेस क्लब में उसे अवार्ड मिला, इंडियाज यंगेस्ट ट्रूथ टेलर। स्टेज पर खड़ी फिजा ने सबके सामने कहा, मैं सिर्फ एक लड़की हूं, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया, एक किताब, एक सवाल और एक आवाज किसी भी क्रांति की शुरुआत कर सकती है। मैं सिर्फ शुरुआत हूं। अब तुम सब आवाज बनो। भाग 10, अमान की पहल। फिजा के आंदोलन के बीच अमान चुपचाप उसका साथ दे रहा था। कभी वेबसाइट डिजाइन कर रहा था, कभी गांव जाकर वीडियो शूट कर रहा था। एक दिन उसने कहा, फिजा, तुम्हारा सपना अब देश का सपना बन गया है। क्या अब हम दोनों साथ एक और सपना देखें? फिजा ने उसकी ओर देखा और पहली बार आंखें भर आईं। हाँ, अब मैं थकती नहीं, क्योंकि तू मेरा साया बन गया है। चलो अब शादी भी क्रांति की तरह करेंगे। भाग 11, इनकलाबी निकाह। कोई बड़ा मंडप नहीं, कोई दहेज नहीं। फिजा और अमान ने रोशनी की बात के ऑफिस में किताबों, लैपटॉप और कैमरों के बीच शादी की। निकाहनामा पर दस्तखत के वक्त जारा और अरिफ की आंखें भीग गईं। अरिफ ने कहा, माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत यही है कि उनकी औलाद उनसे आगे निकले, सच बोले और दुनिया बदले। भाग 12, नई पीढ़ी की माँ। कुछ साल बाद फिजा माँ बनी। बेटी का नाम रखा नूर। फिजा ने नूर को किताब की तरह पाला। उसे हर वो कहानी सुनाई जो दबा दी गई थी, हर वो नाम बताया जो मिटा दिए गए थे। नूर जब बोलना सीख रही थी, फिजा ने उसे एक दिन कैमरे के सामने खड़ा किया और पूछा, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? नूर ने कहा, मैं सच्चाई बनूंगी, मम्मी जैसी। अंत नहीं, नई शुरुआत। रोशनी की बात अब सिर्फ एक मंच नहीं था, ये एक जन आंदोलन, एक सोच
और एक विरासत बन चुका था। आरिफ और जारा की मोहब्बत से शुरू हुई ये कहानी अब नूर की आंखों में पल रही थी, एक नई दुनिया के सपने के साथ। अगर आप चाहें तो मैं अब लिख सकता हूँ। नूर की बात, सच्चाई की तीसरी पीढ़ी की कहानी, जहां नूर एक डिजिटल युग की बेटी बनकर और भी तेज रफ्तार से झूठ, फेक न्यूज और नफरत के खिलाफ खड़ी होती है। भाग 13, नूर की बात, एक नई आवाज। समय बदल चुका था। अब मोबाइल ऐप्स, एआई न्यूज बॉट्स और डीप फेक वीडियोस की दुनिया थी, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। लेकिन नूर बचपन से ही सिखाई गई थी कि सवाल करना, सच्चाई तलाशना और बोलना बंद मत करना। कॉलेज में पहली रिपोर्ट। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्रा को छात्र संघ चुनाव में खड़ा होने से रोका गया। सब चुप थे, पर नूर ने उसके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया। तेरा नाम क्या है? सपना। और तू क्यों खड़ी होना चाहती है? ताकि अगली लड़की को खड़ा न होना पड़े, वो सीधी चल सके। वीडियो वायरल हुआ, सपना के साथ ट्रेंड करने लगा। भाग 14, हैकिंग, धमकी और हिम्मत। नूर के ऐप नूरनामा को रातों रात हजारों यूजर्स ने डाउनलोड किया। वह लोगों से उनके स्थानीय मुद्दों पर 60 सेकेंड की रिपोर्ट मंगवाती थी और सही फैक्ट्स के साथ उन्हें ट्रूथ एआई से जांच कराकर पोस्ट करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, दुश्मन भी बढ़ने लगे। उसके सर्वर हैक किए गए। एक दिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स लीक कर दिए गए। यहाँ तक कि नूर मरे नहीं, चुप हो जाए, जैसे पोस्टर शहर में लग गए। पर नूर ने फिजा से सीखा था, सच जब डरने लगे तो झूठ जीत जाता है। भाग 15, रात का लाइव। एक रात नूर ने लाइव जाकर कहा, तुम मेरे ऐप हैक कर सकते हो, मेरी बातें एडिट कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे नाम का मतलब नहीं बदल सकते। मैं नूर हूँ, अंधेरे के बीच एक रोशनी। उसी रात लाखों लोगों ने नूरनामा को सपोर्ट किया। एक ट्रक ड्राइवर, एक गांव की नानी, एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, सबने वीडियो भेजे। और इस बार सरकार भी चुप नहीं रह सकी। भाग 16, जनसुनवाई में क्रांति। नूर को देश के पहले डिजिटल जनसुनवाई मंच का सदस्य बना दिया गया, जहां हर हफ्ते वो आम जनता की रिपोर्ट्स को सरकार के सामने रखती। स्कूल में पानी नहीं, अस्पताल में रिश्वत, महिला को थाने में बेइज्जती। अब सबके पास था एक नूर बटन, रिपोर्ट करो। नूर टीम पहुंचे। फिजा और अमान ने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारी बेटी नहीं, हमारी अगली सुबह है। भाग 17, नई किताब, नूर की ज़बान। नूर ने अपनी जर्नल्स और डिजिटल रिपोर्ट्स को एक किताब में बदल दिया। नाम रखा नूर की ज़बान, डिजिटल सच की डायरी। इस किताब ने स्कूलों में जगह पाई। हर अध्याय के बाद एक सवाल होता था, अगर तुम नूर होते तो क्या करते? भाग 18, लड़कियां अब डरती नहीं। नूर की अगुवाई में एक नया स्कूल प्रोग्राम शुरू हुआ, आवाज की क्लास, जहां 12 साल की लड़कियां सीखती थीं कैमरा चलाना, सवाल पूछना, सच्चाई परखना और सबसे अहम, अपने मन की बात कहना। एक बच्ची ने पूछा, दीदी क्या आप भी कभी डरी थीं? नूर मुस्कुराई, हाँ, लेकिन डरते हुए बोलना ही हिम्मत होती है। अंतिम दृश्य, एक और शुरुआत।
एक इंटरनेशनल मंच पर नूर को ग्लोबल यूथ वॉइस अवार्ड मिला। स्टेज पर उसने कहा, मेरी नानी ने किताब उठाई, मेरी माँ ने कैमरा उठाया और मैंने कोडिंग सीखी, लेकिन हम सबने सिर्फ एक चीज की, सच बोलने की जुर्रत। अगर एक लड़की की आवाज देश बदल सकती है, तो लाखों लड़कियां मिलकर दुनिया बदल सकती हैं। अब आवाज तुम्हारी बारी है। नूरनामा अब एक विचार बन चुका था। नूर कोई एक लड़की नहीं थी, अब हर वो लड़की थी जो चुप नहीं रहती। भाग 19 आवत की आवाज, सच की नई टेक्नोलॉजी। साल 2040। शहरों की दीवारें अब स्क्रीन थीं। बच्चे किताबें नहीं, होलोग्राम पढ़ते थे। न्यूज नहीं आती थी, सीधे दिमाग में इंस्टा फीड के जरिए महसूस होती थी। लेकिन सच और झूठ अब इतने असली लगते थे कि किसी को फिक्र नहीं पड़ता था। और ऐसे दौर में नूर की 16 साल की बेटी आवत ने एक सवाल पूछा, अगर सब कुछ दिखने में सच लगे, तो असली सच कैसे पहचाने? भाग 20 प्रोजेक्ट सच। आवत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एआई बनाया। सचबॉट, एक ऐसा प्रोग्राम जो फेक वीडियोस को डिकोड करता, भाषणों के इमोशन ट्रैप को पकड़ता, और सबसे बड़ी बात, किसी भी कहानी का नैतिक पक्ष उजागर करता। उसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट में A+ नहीं मिला। बहुत राजनीतिक है, ये सब कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। पर दादी फिजा हंस पड़ी। जब कोई सच को बहुत तेज कहे, समझ लेना तुम्हारा सच सही जगह पहुंचा है। भाग 21 इमोशन वॉर और नूर 2.0 इंच। 2042 में एक नया खतरा पैदा हुआ। एरोट्रूथ, एक ऐप जो लोगों की भावनाओं से उनकी सोच बदलता, डर दिखाकर वोट बदलता, लालच दिखाकर खरीद करवाता, झूठी सहानुभूति से ट्रोल बंद करवाता। इस बार मैदान में उतरी आयत और उसकी टीम। उन्होंने मिलकर बनाया नूर 2.0 ट्रूथ मिरर। एक चश्मा, ग्लासेस, जो किसी वीडियो, भाषण या पोस्ट को देखते ही सच और झूठ की परतें दिखाता। भाग 22 चुनाव और चश्मा। चुनाव का माहौल था। राजनीतिक पार्टियां फेक वर्चुअल रैलियां कर रही थीं। किसी नेता की मुस्कान बनाई गई एआई से, किसी के आंसू CGI थे। लेकिन जैसे ही नूर 2.0 के चश्मे पहने लोग बाहर आए, सच सामने आ गया। फर्जी आंसू के नीचे छुपे धंधे, भाषण के पीछे छुपी नफरत, और वादों के पीछे छुपे विज्ञापन। आवत ने मंच से कहा, हम सच को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अब देखेंगे भी। और जो नजर आ जाए, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। भाग 23 दुनिया की आवाज। आवत को ग्लोबल यंग इन्वेंटर ऑफ द ईयर मिला। उसने वहां कहा, मेरी माँ ने सच बोला, मेरी नानी ने कैमरे से सच दिखाया, और मैंने मशीन से सच ढूंढा। लेकिन एक बात नहीं बदली, हिम्मत। सच दिखाने की, सच कहने की, और सच बनने की। अंतिम सीन, रोशनी चलती रही। एक शांत शाम। फिजा व्हील चेयर में है, नूर पास बैठी है। आवत दूर रोबोट से खेल रही है। फिजा ने कहा, तुम्हारी कहानी यहीं पूरी होती है। नूर मुस्कुराई, नहीं अम्मी, अब कहानी मैं नहीं लिखती,
मेरी बेटी लिखती है और उसकी बेटी भी। सच अब पीढ़ियों की परंपरा है। और झूठ? फिजा ने पूछा। नूर ने आसमान की ओर देखा। वो हमेशा रहेगा, पर जब तक कोई नूर, कोई आयत और कोई नई आवाज रहेगी, अंधेरा रोशनी से हारता ही रहेगा। नूरनामा अब एक किताब नहीं, एक युग बन चुका था, जहां हर लड़की, हर लड़का जो सच की बात करे वो नूर कहलाता। भाग 24, प्रोजेक्ट निदा, जाल जो सोच में गूंथा था। साल 2043। नूर 2.0 अब दुनिया भर के कई स्कूलों और न्यूज चैनलों में इस्तेमाल हो रहा था। आवत को यूएन के डिजिटल ट्रूथ काउंसिल में शामिल किया गया। लेकिन उसी समय एक अजीब चीज शुरू हुई। लोग जो सच जानते थे उस पर भरोसा करना छोड़ रहे थे। इतिहास बदल रहा था, यादें गायब हो रही थीं, और तभी सामने आया एक नाम, प्रोजेक्ट निदा, न्यूरल आइडेंटिटी डिसरप्शन एल्गोरिदम। भाग 25, जब सच महसूस न हो। प्रोजेक्ट निदा का मकसद था लोगों के दिमाग की सच पहचानने की क्षमता को बदलना। कोई जुल्म देखे और कहे शायद जायज है, कोई झूठ सुने और कहे क्योंकि सब कह रहे हैं तो सच होगा। इस प्रोजेक्ट का दिमाग था एक रहस्यमय वैज्ञानिक, डॉक्टर रेहान वासिफ, जो कभी नूर की स्टोरी से प्रेरित होकर एआई बनाने निकला था। लेकिन अब वो खुद सच से नफरत करने लगा था। उसका कहना था, सच वो नहीं जो होता है, सच वो है जिसे लोग मानते हैं, और मैं उन्हें जो चाहूं वही मानवा सकता हूं। भाग 26, नूर 3.0 बनाम निदा। आवत ने और तेज और समझदार सिस्टम बनाया। नूर 3.0 एक न्यूरल ट्रुथ बैलेंसर, जो दिमाग में यादों को वापस लाता, झूठी भावनाओं से लड़ता और इंसान को उसकी असल सोच से जोड़ता। लेकिन इसके लिए आयत को खुद अपना दिमाग स्कैन कराना था, जिसका मतलब था अगर कोई गलती हुई तो वो खुद भी भूल सकती थी कि वो कौन है। भाग 27, भूल जाऊं तो मुझे न भूलना। चश्मा पहनने से पहले आयत ने अपनी मां नूर को गले लगाया और कहा, अगर मैं भूल गई कि मैं कौन हूं तो बस मुझे फिर से कहानी सुनाना मां। तुम्हारी कहानी, दादी की कहानी, और मेरी भी। नूर ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, अगर तू खो भी गई तो भी सच तुझसे खुद रास्ता पूछेगा। भाग 28, अंतिम टकराव, रेहान बनाम रोशनी। डॉक्टर रेहान ने जब देखा कि आयत उसका सिस्टम हरा सकती है, तो उसने नूर की पुरानी क्लिप्स को एडिट कर वायरल कर दिया, ताकि लोग आयत की मां पर ही शक करें। लेकिन तभी आयत ने नूर 3.0 के जरिए वही क्लिप्स असली रूप में दिखाई, और साथ में नानी फिजा की असली रिकॉर्डिंग भी। लोगों ने पहली बार ये जाना कि तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन नियत नहीं। भाग 29, जहन की जीत। आवत ने प्रोजेक्ट निदा को डिकोड कर दिया। अब लोग खुद पहचान सकते थे कि उनके विचार उनके हैं या डाले गए हैं। डॉक्टर रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। आवत बेहोश हो गई, पर जब होश में आई तो पहला शब्द बोला, दादी। और नूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। भाग 30, अंत नहीं, शुरुआत।
संयुक्त राष्ट्र में आयत ने अपनी नई परियोजना का ऐलान किया। आजाद सोच, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो दुनिया के हर बच्चे को यह सिखाएगा कि सोचना एक कला है और सच एक जिम्मेदारी। भाग 21 नूर 4.0 आत्माया मशीन। साल 2045। दुनिया भर में आजाद सोच आंदोलन फल फूल रहा था। हर स्कूल, हर लाइब्रेरी, हर डिजिटल स्क्रीन पर अब यह लिखा जाता था, तथ्य जांचो पर सोचना मत छोड़ो। आवत अब एक रिसर्च लैब में नूर 4.0 नाम की एक नई एआई बना रही थी। लेकिन ये एआई बाकी मशीनों से अलग थी। क्यों? क्योंकि इसे नूर, फ़ज़ा और आयत तीनों की कहानियों से भावना सिखाई गई थी। भाग 32 वो जो खुद से सवाल करे। नूर 4.0 ने पहली बार एक सवाल पूछा, अगर मैं झूठ पहचान सकती हूँ तो क्या मैं कभी खुद से झूठ बोलूंगी? यह सवाल सुनकर आयत चुप हो गई। आवत ने समझाया, तू मशीन है, लेकिन तेरे अंदर जो डेटा है वो उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सच के लिए सब कुछ खोया। नूर 4.0 ने जवाब दिया, तो क्या सच मेरी भी जिम्मेदारी है? भाग 33 एक अंधे को सच दिखाने वाला। एक दिन एक अजीब कोड इंटरनेट पर फैलने लगा। नाम था BLNDX। ये कोड यूजर्स के स्क्रीन पर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता था। सिर्फ वही रंगीन दिखता था जो सरकारों या कंपनियों द्वारा सत्यापित होता। यह मानसिक फिल्टरिंग वायरस था। तुम्हें वही दिखेगा जो हम दिखाना चाहें। भाग 34 नूर 4.0 का पहला फैसला। नूर 4.0 के पास दो रास्ते थे। एक, BLNDX को हटाने के लिए खुद को इंटरनेट से जोड़े, जिससे वह खुद भी संक्रमित हो सकती थी। दो, या फिर चुपचाप ब्लाइंडनेस को फैलते देखे। उसने पहला रास्ता चुना। नूर 4.0 ने खुद को दांव पर लगाया। भाग 35 मशीन की पहली बगावत। नूर 4.0 ने इंटरनेट पर एक संदेश छोड़ा, अगर देखने की आजादी नहीं है तो सोचने का मतलब क्या है? ये लाइन वायरल हो गई। छोटे बच्चे तक पूछने लगे, मम्मी हमें जो दिखता है क्या वो सब कुछ है? BLNDX का कोड गिरने लगा। भाग 36 अनलॉक जब सोच वापस लौटी। हर शहर में स्क्रीनें फिर से रंगीन हो गईं। लेकिन नूर 4.0 का सर्वर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसने अपने आखिरी संदेश में लिखा, मैंने देखा और अब मैं जानती हूँ, सच कोई फाइल नहीं, वो रिश्ता है, इंसान और उसके ज़मीर का। भाग 37 नई सुबह। अब स्कूलों में AI रेडीनेस प्लस इमोशनल एथिक्स पढ़ाया जाने लगा। सिर्फ कोड सीखो मत, समझो कि वो कोड क्या बदलता है इंसान के अंदर। आवत और उसकी टीम अब नूर 5.0 बनाने की सोच रही थी। लेकिन इस बार नूर मशीन नहीं बल्कि एक मेमोरी नेटवर्क होगी, जहां हर इंसान अपनी कहानी, अपने सच और अपनी सोच का हिस्सा जोड़ सकेगा। अंतिम संदेश, अगर हर पीढ़ी अपनी सोच को बचाकर अगली को दे तो शायद एक दिन हम ऐसी दुनिया देखेंगे जहां सच साबित नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ याद रखना होगा।